चलें जी, जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड डेमो लेक्चर है जी आज हमारा। कल हमने तीन टॉपिक्स डिस्कस किए थे, असेसमेंट और एवलुएशन का डिफरेंस, और टू की टाइप्स ऑफ असेसमेंट यानी फॉर्मेटिव एंड समेटिव, और तीसरा टॉपिक जो देखा था वो फीडबैक एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो ये तीन शॉर्ट से टॉपिक्स देखे थे। आज इस अहम लेक्चर के अंदर हम ये देखने जा रहे हैं कि सी आर क्यूज़ होते क्या हैं, पेपर में आने वाले सी आर क्यूज़ को हमने सॉल्व कैसे करना होता है और उनको समझना कैसे होता है। तो सबसे पहले तो सी आर क्यूज़ की डेफिनेशन को देखते हैं कि सी आर क्यूज़ कहते हैं किसको हैं। सी आर क्यू कहते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। अब इसमें देखिए तीन चीज़ें हैं, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। क्वेश्चन तो आपको पता है सवाल होता है, लेकिन ये एक ऐसा सवाल होता है जिसमें बच्चा जवाब खुद से कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है, या कोई भी शख्स या इंडिविजुअल इसमें जवाब अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट करना, बनाने को कहते हैं, डिज़ाइन करने को, डेवलप करने को, तख्लीक करने को कहते हैं। तो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन बेसिकली ऐसे सवाल होते हैं जिसमें ये एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है कि हमारा जो स्टूडेंट है, जो एग्जामिनी है, जो पेपर देने वाला है, वो इस सवाल के जवाब को अपने वर्ड्स में ख़ुद लिखने की सलाहियत रखता हो। तो इसीलिए आपसे आपका जो पेपर है पेडागोजी का 60% वो सारे का सारा सी आर क्यूज़ड है, सी आर क्यू बेस्ड है। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमारा टीचर इस स्टेज पे पहुंच चुका है कि वो किसी भी सिचुएशन को अपनी वर्डिंग में ख़ुद लिख सकता है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ख़ुद दे सकता है, वो उसमें अपनी सजेशंस दे सकता है, वो उस चीज़ को सेट करने के लिए कोई टेक्निक खुद से बता सकता है। तो ये कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस वो आइटम्स या क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे किसी भी एग्जामिनी को या स्टूडेंट को जवाब खुद से क्रिएट या कंस्ट्रक्ट करना होता है। इसमें बच्चा हमारा या एग्जामिनी राइट, एक्सप्लेन, कैलकुलेट, एनालाइज और अप्लाई नॉलेज इन देयर आउन वर्ड्स, वो अपने अल्फाज में ये सब कुछ करता है। अभी हम एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं फिर इसको समझेंगे। अच्छा, कल हमने जो है ना वो एक टॉपिक पढ़ा था फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट। उसका कोई डिफरेंस मुझे बता सकता है? जी सर, जी। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होती है जो ड्यूरिंग मतलब क्लास ली जाती है, और हम्म। सबमिटिव जो होती है एट द एंड ऑफ सेशन। चले, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब अगर मैं आपसे सवाल करूँ कल वाली बात की, कल जो हमने पढ़ा उसी की बेस पे ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, आप बता दें या कोई और जिसने कल का डेमो लेक्चर हमारा लिया, कि आपने दो टाइप्स ऑफ असेसमेंट पढ़ी है, फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव। आपके नज़दीक ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सी हो है इन दोनों में से? जी। फॉर्मेटिव ज्यादा इफेक्टिव होती क्यों? जी ठीक है, जवाब ठीक है, और बट वाई? फॉर्मेट वो इसलिए कि सर अगर डेली बेसिस पे हम टेस्ट कंडक्ट करते रहेंगे तो बच्चे की परफॉर्मेंस पता लगती रहेगी और हाँ, उसको हम जो है रिकवर करते जाएंगे। वेरी गुड। और कोई पॉइंट? जी। Sir, format assessment is ongoing assessment in which teacher knows about the student during his lessons, what is हम्म। being learned and what I should taught and what should be the teaching methodology. वेरी गुड। अब ये देखिए ना, आपने कल एक टॉपिक पढ़ा और उस पे अब आप अपना पॉइंट ऑफ, मैंने कल आपको कहीं बताया कि फॉर्मेटिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? एक दफ़ा भी नहीं बोला ये जुमला, कहीं बोला? जी। नो सर, मुझे कहीं नहीं No, नहीं याद, sir. बोला। मुझे नहीं याद कि मैंने ये बात आपको बताई हो कि फॉर्मेट, ये जानबूझ के नहीं बताई थी कल मैंने। फॉर्मेटिव इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन सबमेटिव, ये वजह भी नहीं बताई थी, हालांकि दोनों की डिटेल हमने पढ़ी है। आप सबका जवाब ठीक है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन सबमेटिव असेसमेंट बिकॉज इट इज़ यूज ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। अब यहाँ से देखें कि ये कब यूज़ होती है, लर्निंग प्रोसेस के दौरान यूज़ होती है। ये एक कंटिन्यूस फीडबैक देती है, मुसलसल बच्चे को बताया जा रहा होता है कि ये यहाँ पे आप ठीक हो, यहाँ पे गलत हो। इससे फिर क्या होता है कि बच्चे की जो डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं और टीचर अकॉर्डिंगली अपनी टीचिंग करता है। टीचर अपने लेसन को एडजस्ट करता है, बच्चों को फाइनल ग्रेड से पहले क्या करता है, सपोर्ट देता है। ठीक है, इस तरह बच्चे की
जो लर्निंग है वो कंटिन्यूसली बेहतरी की तरफ जाती है स्टेप बाय स्टेप। जबकि समेटिव की हम बात करें तो चूँकि ये एंड पे होती है, फाइनल एग्ज़ाम है, इसमें हम अचीवमेंट देखते हैं, तो हमारे पास इम्प्रूवमेंट का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं होता सिवाय पास फेल के। तो ये वो रीज़न है। अब ये मतलब इसी तरह का पूरा कोर्स आप इसी तरह का ही है। कुछ चीज़ें बहुत सिंपल सी हैं, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी होंगी। तो वाई फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन समेटिव असेसमेंट, क्यों ज़रूरी है? तो ये इसकी वजूहत थी। इसी तरह अब हम बाकी CRQs को देखेंगे। ये मैंने इसलिए पहले आपको बताया क्योंकि आपने अभी रिसेंटली पढ़ा है, कल ही पढ़ा है, तो आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। अब ये देखें CRQs की टाइप्स हैं। सबसे पहले होते हैं SAQs। SAQs कहते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिनको बहुत ब्रीफली आपने बताना होता है, जिनका आंसर 2 से 4 लाइन्स के अंदर बस डेफिनेशन और एग्जांपल जैसे पूछी जाती है। मिसाल के तौर पर पूछा जाता है व्हाट इज़ क्लासरूम मैनेजमेंट। ये हमने पढ़ना है पूरा एक चैप्टर है इसके ऊपर, क्लासरूम मैनेजमेंट के ऊपर। फिर आगे एक एग्जांपल आप दे देते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। या आपसे पूछा जाता है कि जी व्हाट इज़ एजुकेशन, ठीक है, व्हाट इज़ टीचिंग, ठीक है, व्हाट आर द लॉज ऑफ लर्निंग, तो व्हाट आर द 4 लर्निंग स्टाइल्स। अब ये हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब ये एक ऐसा सवाल है जो कि आपने मुख्तसरन लिखना होता है, ठीक है, शॉर्ट, इसमें आपने उसको शॉर्ट वे में फ्यू वर्ड्स या 2-4 सेंटेंसेस में उसको क्या करना होता है, अपने जवाब को क्लोज करना होता है। तो अब इसमें अब देखें ना क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होती है। मैं इसका जवाब पहले बता देता हूँ आपको, फिर रीड करते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट से मुराद वो तमाम तर टेक्निक्स जो कि एक टीचर यूज़ करता है कि उसकी क्लास के अंदर जो बच्चे हैं वो डिसिप्लिन रहें, ताकि हमारी लर्निंग डिस्टर्ब ना हो। क्लासरूम के अंदर एक सेफ़ प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट कंटिन्यू रहे, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। जितना एनवायरनमेंट डिसिप्लिन होगा उतनी लर्निंग ज़्यादा होगी। ये क्लासरूम मैनेजमेंट होती है। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? टीचर यूज़, मिसाल के तौर पर कोई हम जो है ना वो चार्ट या कोई फ्लेक्स या इस तरह बना के हैंग कर देते हैं फ्रंट वाल के ऊपर उसके क्लासरूम नॉर्म्स के, क्लासरूम रूल्स के, ठीक है, कि जी मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, कोई चीज़ खानी नहीं है, एक दूसरे से बात नहीं करनी है, अपनी बारी पे सवाल करना है, टीचर की परमिशन के बगैर बाहर नहीं जाना। मतलब मुख्तलिफ हम क्लास के रूल्स बना लेते हैं। इनका मकसद क्या होता है? इनका मकसद ये होता है कि क्लास हमारी क्या रहे, डिसिप्लिन रहे, ठीक है। टीचर यूजेज, मिसाल है इसकी, क्लियर रूल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट टू मिनिमाइज द डिस्ट्रप्शन एंड कीप द स्टूडेंट फोकस्ड ऑन द टास्क। अब ये शॉर्ट आंसर था, सिंपल सी एक डेफिनेशन और एक एग्जांपल, बस। इस तरह के सवाल भी पूछे जाएंगे आपके पेपर में। अच्छा, सेकेंडली कुछ हमारे क्वेश्चन इस तरह होते हैं जो कि एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस होते हैं। क्या होते हैं? एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स होते हैं। अब जैसे देखें ना, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में आपको लॉन्ग डिटेल्ड आंसर देना होता है, ऐसे की तरह जैसे हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें 3-4 स्टेप होते हैं क्वेश्चन के। आपको डेफिनेशन बतानी है, आप उसके कंपोनेंट्स बताने हैं, आपको उसकी एग्जांपल्स बतानी है, आपको उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने। ऑल इट डिपेंड्स अपॉन द स्पेस प्रोवाइडेड इन द पेपर। ये सारे का सारा डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन पेपर में कितनी जगह उस सवाल को हल करने के लिए दी गई है। मिसाल के तौर पर 3 से 4 लाइनें दी गई हैं तो वो शॉर्ट आंसर होगा, ठीक है। 8 से 10-15 लाइनें हैं तो फिर वो एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें देखें, यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने बनाया है वो बनाया है कि डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ। अब इसमें ना ऐसे टाइप होते हैं, ये डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है एनालिसिस के साथ साथ, यानी एनालाइज करता है बंदा और फिर खुद से उसको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर करता है। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग इन क्लासरूम प्रैक्टिसेस। अब देखिए स्कैफोल्डिंग क्या होती है, पहले तो उसको समझे ना, फिर हम, चूँकि ये टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं तो इसलिए मैं टॉपिक्स को पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसको रीड करेंगे। अब जैसे देखें कि स्कैफोल्डिंग होती है कि हम बच्चे के लिए ना साइकिल लेकर आते हैं, छोटे बच्चे के लिए 3 पहियों वाली, 3 टायर्स वाली। तो क्या पहले दिन बच्चा साइकिल चला लेता है? घर में बच्चों के लिए जो लेकर आते हैं, जी बच्चा चला लेता है साइकिल? नहीं सर। क्या करते हैं हम? नो सर। क्या No. करते हैं फिर? सर वो जो एक गलत होता है टायर्स होते हैं उसके सहारे चलाते हैं। हाँ, पहले दिन हम उसको बिठाएंगे, वो बड़ा रो रो के चीखे चिल्लाएगा, डरेगा, ऐसा ही होगा।
और 10 दिन के बाद वो बच्चा जब साइकिल सीख जाएगा तो फिर क्या होगा, दूसरों को सिखा रहा होगा, ऐसा ही वो है, एक्सपर्ट हो जाए। एक्सपर्ट हो जाएगा। जी तो जी। बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम उस बच्चे को पहले दिन बिठाना सिखाएंगे, दूसरे दिन उसको हैंडल पकड़ना सिखाएंगे, पेडल्स को मूव करना सिखाएंगे, उसको बैलेंस करना सिखाएंगे, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हम स्टेप वाइज सिखाएंगे। और जब वो बच्चा सीख जाएगा तो हम उसकी सपोर्ट करना छोड़ देंगे। इसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग। टेम्परेरी हेल्प देना, जब कोई उस काम को करने के काबिल हो जाए तो उसको उस सपोर्ट को छोड़ देना। क्या मेरे और आपके साथ हमारे टीचर आज तक मौजूद हैं हर वक्त? जी। आपको एडिशन जिस टीचर ने पढ़ाई थी आज से 15-20 साल पहले, ठीक है, तो क्या आज भी वो आपको समझाता है पहले कि भाई एडिशन ऐसे करते हैं, या खुद से कर No. लेते हैं? नो, खुद स्कैफ करते हैं खुद सर। ही करें। उस वक्त उसने आपको सपोर्ट दी, जब आप माहिर हो गए तो उसने सपोर्ट देना छोड़ दी। दैट इज स्कैफोल्डिंग। एग्जैक्टली। ठीक है। टीचिंग स्ट्रेटजी डिराइव फ्रॉम वाइगोस्की सोशियो कल्चरल थियरी where teacher provide temporary support to students to help them to accomplish a task that they cannot do independently। टीचर टेम्परेरी हेल्प देता है बच्चों को उस टास्क के लिए जो वो अकेले नहीं कर सकते। दिस गाइडेंस ग्रेजुअली रिड्यूस्ड, ये हेल्प आहिस्ता आहिस्ता कम की जाती है। पहले दिन आप उसको 5 डिजिट एडिशन नहीं पढ़ाते, 1+1, 1+3, 1+3 ये पढ़ाते हैं। फिर जब वो प्रेप में होता है, केजी नर्सरी में होता है, वही बच्चा जब 5वीं में आता है तो हम उसको पढ़ा रहे होते हैं 556.75 जमा 357.58। ठीक है, फिर हम इशारे की जमा भी उसको सिखा रहे होते हैं। तो वो बेसिकली स्टेप वाइज सिखाते हैं। तो वो टेम्परेरी सपोर्ट जो हम एक बच्चे को देते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो उस काम को सीख जाता है तो ख़त्म कर देते हैं, स्कैफोल्डिंग कहलाती है। अब इसमें होता ये है कि हम टास्क को डिवाइड कर देते हैं, यानी लर्निंग को बेहतर करने के लिए हम उसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि पहले दिन बिठाएंगे उसको, दूसरे दिन हैंडल पकड़ेगा, तीसरे दिन पैडल मूव करेगा, चौथे दिन हम उसको सहारे के साथ उसे ड्राइव कराएंगे और 5वें दिन वो खुद चला रहा होगा। तो इसे स्टेप्स में जब हम डिवाइड कर देते हैं, ब्रेकेबल स्टेप्स में, छोटे छोटे स्टेप्स में, तो बच्चे को सीखना समझना आसान हो जाता है। आप जब कोई क्वेश्चन पढ़ाते हैं तो उसको स्टेप्स में कराते हैं। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहे हैं तो उसके जो है वो मुख्तलिफ जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस हैं वो मुख्तलिफ स्टेप्स में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इससे एक्टिव इंगेजमेंट होती है। जब बच्चा ये देखता है कि मेरा टीचर मुझे सपोर्ट करता है, वो एक्टिव हो जाता है। इंडिपेंडेंस, जब बच्चा खुद सीख जाता है, अकेला करना शुरू कर देता है, तो उसके अंदर ये भी स्किल आती है कि वो ऑटोनोमस हो जाता है, खुद मुख्तार हो जाता है। फिर है डाइवर्स लर्नर्स, मुख्तलिफ बच्चे होते हैं हमारी क्लास के अंदर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी पिक कर जाते हैं, कुछ देर से पिक करते हैं। जल्दी पिक करने वालों को हमें थोड़ा सपोर्ट करना पड़ता है, और जो देर से पिक करते हैं उनको हमें ज़्यादा उनको हेल्प देनी पड़ती है। तो इसको कहते हैं डाइवर्स लर्नर्स, यानी कुछ बच्चे बहुत ज़हीन, कुछ एवरेज, कुछ बहुत नालायक। बिल्ड कॉन्फिडेंस। अच्छा, उसके बाद आता है बच्चे के अंदर, जब बच्चा एक स्टेप करता है, 2 स्टेप करता है, टीचर उसको बूस्ट अप करता है, बहुत अच्छे, वेल डन, एक्सीलेंट, उसको मोटिवेट करता है, तो फिर क्या होता है कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है। इसके एग्जांपल है कि एक बच्चा रीडिंग नहीं कर सकता तो हम उसको मुख्तलिफ स्टेप्स में रीडिंग सिखाते हैं। तो स्कैफ फोल्डिंग है। आप देखें ना, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ स्कैफ फोल्डिंग, और आप डेफिनेशन लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे और उसके इम्पैक्ट्स लिखेंगे। ये होता है कि डिटेल में आपने उसका आंसर देना है किसी भी क्वेश्चन का। ये हम सिर्फ टाइप्स पढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे कि कैसे किस सवाल को किस तरह हमने जवाब देना है। ये आपसे इंशाल्लाह जब रिटन प्रैक्टिस करवाई जाएगी। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन हमने दिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के। प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक सिचुएशन दी जाएगी आपको, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपने कोई प्रॉब्लम साथ अटैच किया जाएगा, तो वो आपने सॉल्व कैसे करना है। जैसे मिसाल के तौर पर, यू प्लान अ ग्रुप एक्टिविटी बट सडनली इलेक्ट्रिसिटी गोज आउट एंड योर ICT बेस्ड रिसोर्सेज कैन नॉट बी यूज्ड, हाउ विल यू अडॉप्ट द एक्टिविटी टू कंटिन्यू लर्निंग इफेक्टिवली। अब आपने कोई एक्टिविटी प्लान की, ठीक है, और एक्टिविटी ऐसी थी जो आपने कंप्यूटर बेस्ड करनी थी, सपोज करें अपने स्कूल में। अचानक बिजली चली जाती है। जब बिजली चली जाती है तो आप वो एक्टिविटी कैसे करवाएंगे।
तो इसके लिए ये आप देखें ना, ये एक प्रॉब्लम आ गया अचानक, अगर ये मसला आ जाता है, आपने उसके लिए प्लानिंग नहीं करी, तो फिर आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए ये है कि आप ऐसी सिचुएशन में, अब इसका देखें ना, ये एक प्रॉब्लम है, ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें कोई प्रॉब्लम्स दिया जाता है जो कि आपने सॉल्व करना है। जी क्या करेंगे आप? उस दिन नहीं पढ़ाएंगे? जी शाबाश, कोई बताना चाहे इस सवाल सर का जवाब? अल्टरनेटिव मेथड्स यूज करेंगे, अल्टरनेटिव मेथड्स। हाँ जी, कोई मसलन कौन सा ऐसा तरीका अल्टरनेटिव मेथड? कर लेंगे। मिसाल के तौर जिससे पर। क्लास में वो काम सर आसानी। डाइवर्ट कर देंगे लेक्चर पर। सर कोई ग्रुप एक्टिविटी करवा देंगे, या बच्चों को किसी आउट ऑफ द या क्लास मोबाइल फोन का इस्तेमाल चीजें करवाई जा सकती हैं सर। हाँ कॉल जी, करके। लो कॉस्ट नो कॉस्ट मटेरियल यूज करेंगे, फ्लैश कार्ड या लेक्चर मेथड के थ्रू। उससे अच्छा रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज करवा दें। हाँ, अब देखें कि ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, किसी लो टेक मेथड, लो टेक से मुराद जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कम से कम है। मिसाल के तौर पर वही एक्टिविटी हम चार्ट्स की मदद से करवा लेंगे, वही बोर्ड की मदद से करवा लेंगे, कोई हैंड्स आउट्स, कोई नोट्स हैं या इस तरह का कोई कार्ड्स हैं प्रिंटेड, उनकी मदद से करवा लेंगे। रोल प्ले, बच्चों को छोटे छोटे रोल दे के वो करवा लेंगे। पीयर डिस्कशन, बच्चों के जो है उसमें बच्चों के आपस में छोटे छोटे ग्रुप्स बना लेंगे और वो ग्रुप्स में वही बात डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि वही जो मतलब टेक्नोलॉजी या आईसीटी बेस्ड एक्टिविटी हमने करवानी थी, उसी को हम लेकर आ गए कहाँ पे, लो कॉस्ट। जैसे आप बता भी रहे थे इसका आंसर के ऑल्टरनेटिव मेथड हम यूज़ कर लेंगे, लो कॉस्ट पे आ जाएंगे। बोर्ड यूज़ कर, किसी ने लेक्चर मेथड का कहा। तो देखें, एक्टिविटी और लेक्चर मेथड टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं, याद रखिएगा। जिसने ये बात, बाकी सब के आंसर मैं सुन रहा था वो ठीक थे, जिसने लेक्चर मेथड बोला वो गलत है। क्योंकि ऑल्टरनेटिव, आप जैसे देखें ना, मिसाल के तौर पर आपने आज जो है ना वो चिकन बनाना था सालन में, हंडिया में। अच्छा, उसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? जी हलवा हो सकता है उसका अल्टरनेटिव, कि आज जी सालन की जगह हलवा हो जाए। जी हो जाएगा। उसका ऑल्टरनेटिव चिकन की जगह आप को वेजिटेबल बनाएंगे, कोई दाल बना लेंगे। हाँ, मतलब ये ऑल्टरनेटिव हो सकता है ना, उससे मिलती जुलती बात होगी। अब जो लेक्चर मेथड है हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला अभी रेगुलर सेशन में, कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ टीचिंग या इंस्ट्रक्शनल मेथडोलॉजीज, टीचर सेंटर्ड एंड स्टूडेंट सेंटर्ड। तो स्टूडेंट सेंटर्ड का ऑल्टरनेटिव स्टूडेंट सेंटर्ड होगा। अब मिसाल के तौर पर आपके घर में कोई गेस्ट आना है और आपने जो है आज उसके में खीर बनाते हैं आप, चावल वाली जो बनाई जाती है, आपके यहाँ होती है? जी जी हाँ, आज आपने बनाते हैं। मीठे में खीर बनानी थी, सपोज कर रहे थे हम। अच्छा, अब इसका ऑल्टरनेटिव, हम मीठा खीर नहीं मिल रहा जी, हम या वो खीर चावल नहीं मिले, सपोज करें, ऑल्टरनेटिव इसका क्या होगा? दाल बना लेंगे, कस्टर्ड बना लेंगे सर। कस्टर्ड बना लेंगे, यस, मीठे में कोई भी चीज, कस्टर्ड हलवा बना बना लेंगे, लेंगे। कोई और चीज। हलवा बना लेंगे, कस्टर्ड बना लेंगे। ठीक है, अब ये ऑल्टरनेटिव है। ये हमने ये क्यों सोच के बताया आपने कि जी हलवा बनाएंगे? क्योंकि वो उससे मिलती जुलती मिसाल है। उसका मुतबादल ये हो सकता है, कोई और चीज़ नहीं हो सकती। मीठे का मुतबादला मीठा हो सकता है। तो स्टूडेंट सेंटर्ड, ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि टीचर सेंटर्ड जो मेथड्स हैं उनको ऑल्टरनेट टीचर सेंटर्ड मेथड हम ढूंढेंगे जब मिसाल के तौर पर कोई उनकी एक्टिविटी करवानी। अब एक्टिविटी बेसिकली लर्नर सेंटर्ड को टास्क होता है, तो इसका मुतबादल कौन सा टीचिंग मेथड होगा, टीचर सेंटर्ड वाला या स्टूडेंट सेंटर्ड वाला? जी सर स्टूडेंट सेंटर्ड वाला। यस, ये रोल प्ले स्टूडेंट करता है, पीयर डिस्कशन बच्चे करते हैं। ठीक है, चार्ट के ऊपर काम करना, बोर्ड के ऊपर आके लिखना, ये बच्चे करेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम ये ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे। जी क्या कह रही हैं आप? जी कोई सवाल था? सर क्या सवाल है? जी जी क्या कह रही? अच्छा चलें जी, देखें, ये सवाल यहाँ से कट हो गया है। आई वुड बिगिन विद
quick oral summary or read the key passage allowed to bring all the student to common understanding. आवाज़ आ रही है जी मेरी? जी आवाज़ पहुंच रही है मेरी? है ना, अभी थोड़ा सा आ रही है। जी अब आवाज़ आ रही है? पहले बहुत कर रही थी। अच्छा चलें, अब आ रही है ना जी? जी जी सर, अभी आ रही है। अच्छा, अब ये देखें कि जी, एक जी। टीचर एक सवाल देता है कि आपने ना कोई बच्चों को कोई चीज़ सिखानी है, कोई रीडिंग पैसेज है और उसको पढ़ना है, मतलब कोई टास्क है, कोई टॉपिक है, उसको एक तो होता है ना कि ट्रेडिशनली कि रीडिंग करके हम वो करें, बच्चों को पढ़ाते हैं तो समझाते हैं कोई चीज़। एक ये है कि बग़ैर रीडिंग के, बग़ैर उस टेक्स्ट को रीड किए बग़ैर आप बच्चों को कैसे समझाएंगे। तो उसमें ये है कि हम बच्चों को जो है ना बहुत लेंथी सा आपका टॉपिक है 4-5 पेजेस का, और उसकी समरी आप बता देंगे। आप तो टीचर है, आपको तो पता होगा, तो हम उसकी समरी बता। चलिए इस सवाल कट किया हुआ, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, हम अगले सवाल पे जाते हैं। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क था कि आप बहुत ज़्यादा पैसेज है तो उसको कैसे बच्चों को थोड़े टाइम में समझाएंगे, ठीक है, ताकि आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो जाएं और वो टाइम भी आपका मैनेज हो जाए। ये सवाल यहाँ से कट हो गया थोड़ा सा। तो अब उसमें यह कि हम उसकी समरी बना देंगे, हम बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप्स बना देंगे ताकि वो टास्क जो अच्छे बच्चे हैं वो क्विकली एब्जॉर्ब कर जाते हैं चीज़, वो जल्दी पिक कर जाएंगे। जो कमज़ोर बच्चे हैं उस ग्रुप में टीचर उनको सपोर्ट कर देगा। ये एक वे होता है कि जब आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ जो है वो कवर करवानी हो। अब इसके बाद है केस स्टडी। केस स्टडी एक सिचुएशन दी जाती है। केस स्टडी में क्या होता है कि एक सिचुएशन दी जाती है, सिनेरियो दिया जाता है, उस सिनेरियो के अंदर जो है ना वो आपने, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग से मिलता जुलता है, उसमें आपने किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। मिसाल के तौर पर टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल हैज़ 65 स्टूडेंट इन वन क्लासरूम। एक टीचर के हाई स्कूल क्लास में 65 बच्चे हैं। मैनी स्टूडेंट्स एट द बैक कैन नॉट फोकस और पार्टिसिपेट इन द लेसन। अब ये एक सिचुएशन है कि 65 बच्चे बैठे हुए हैं और जो पीछे बैठे हुए हैं वो क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो अब क्या होगा, सजेस्ट द 2 स्ट्रेटजीज टू इंश्योर ऑल स्टूडेंट रिमेन इंगेज्ड एंड लर्निंग कंटिन्यू इफेक्टिवली। अब आपने 2 स्ट्रेटजीज बतानी है कि सारे बच्चे, ख़ासतौर पर वो जो पीछे बैठे हैं, पीछे वाले जो नहीं समझ पा रहे, वो क्या करें, वो भी इंगेज रहें क्लास के अंदर। अब इसमें आप अगर टीचर होंगे तो क्या करेंगे जी? जी आप में से कोई सजेशन दे दे, क्या करेंगे? सर पहले मोटा मोटा समझा लेंगे। नहीं, समझाना मकसद नहीं है। जैसे आपने पहले कहा कि कोई जल्दी पे समझाना तो ऐसे मकसद हमें नहीं है। अंडरस्टैंडिंग नहीं मैडम, उनको हमारी बात को समझ divide पाए उनको तो पुलिस के साथ डिवाइड कर देंगे उनको। मैडम समझाना मकसद ही नहीं है। सर बात यह है कि उन तक बात पहुंच नहीं पा रही, वो पीछे अपने कामों में लगे हुए हैं, उनको क्लास में इन करना है, इन्वॉल्व करना है। ये बताएं कैसे करेंगे जी? सर जी स्टूडेंट्स के सीटिंग बना अरेंजमेंट लीजिए क्लास को ग्रुप सर, बच्चों को रोटेट करें। साइमा कुरैशी Point क्या out कह रही हैं? करके साइमा क्लास कुरैशी की बात सुन लें सबसे पहले, फिर एजाज लशारी साहब की सुनेंगे जी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो वॉइस है इससे डाउन होनी चाहिए कि फर्स्ट डेस्क से लेकर लास्ट डेस्क पूरी क्लास में टीचर की आवाज़ ऊंची होनी चाहिए, साइमा ये कह रही हैं। ओके, एक पॉइंट आ गया जी। एजाज साहब आप क्या कहना चाहते हैं? सर आई नीड टू सर ये है कि उनको पॉइंट आउट करके मीन्स कि उनकी तरफ जैसे मॉइल उनको माइल किया जाएगा, थोड़ा उनको पॉइंट आउट एजुकेशन करके उनको अट्रैक्ट किया जाएगा। करके आगे जी, तनवीर साहब क्या फरमा रहे थे आप? जी जी, कोई और अपना पॉइंट ऐड करना चाहे, शाबाश। जी मैं जी सर ग्रुप्स बना लिए जाए 2-3। ग्रुप्स बना लिए जाएं, राना इकराम साहब कह रहे हैं ग्रुप्स बना लिए जाएं। ठीक हो गया। और सर आई नीड टू से समथिंग। जी जी सर बच्चों को सफल करते हैं सर ग्रुप्स एक्चुअली ऐसा होता है कि जो बैक वेंचर्स होते हैं वो उनका ज़्यादा अटेंशन नहीं होता क्लास की तरफ। तो एक पॉइंट ये है कि हम लोगों को उनको या तो पॉइंट आउट करें,
ठीक है, इन अ हम्म पॉजिटिव वे, ताकि वो मोटिवेट हो जाएं। और दूसरा ये है कि जो स्टूडेंट्स ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, फिर उनकी ग्रुपिंग ऐसे बनाएं कि जो थोड़े से एवरेज है या बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, तो वो उनके साथ इंटरेक्शन ज्यादा उनका हो, गुड, ग्रुपिंग वेरी गुड। सिस्टम हो, ताकि वो हम्म इक्वली लर्निंग सब में हो। वेरी तो गुड, ये यही है। वेरी गुड, बहुत अच्छे जी, माशाल्लाह। आप सबको लाइसेंस मेरे ख्याल में वैसे ही गवर्नमेंट को, सिंध को दे देना चाहिए। तो आप तो बड़े माशाल्लाह लायक फायक लोग हैं। यही बातें जो आपने मुझे बताई आंसर में लिखी इंशाल्लाह। हुई हैं कि टीचर क्लास को डिवाइड कर दे छोटे छोटे ग्रुप्स में, हर ग्रुप का एक एक्टिव लीडर बना दे, जैसे ये मोहतरमा भी बता रही थी कि उसका एक एक्टिव लीडर बना दिया जाए, ठीक है, वो जो लायक बच्चा हो, ताकि वो उनको भी साथ लेके चले। और जो क्लास में मेथड यूज़ होने चाहिए ना, अब जैसे एक टीचर है, जैसे मैं हूँ, लेक्चर मेथड से पढ़ा रहा हूँ, अब इसमें तो इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। मैं कोई सवाल जवाब का सेशन रख लूँ, मैं कोई क्लास वर्क का सेशन रख लूँ, मैं कोई ग्रुप वर्क करवा लूँ, ठीक है, तो उसमें क्वेश्चनिंग के थ्रू, थिंक पेयर शेयर के थ्रू, क्विज़ के थ्रू, ठीक है, तो इस तरह से मैं उन बच्चों को इन्वॉल्व कर सकता हूँ। अच्छा, इसके अलावा एक और ये भी होता है, मैं अपना बताऊं, जब मैं ट्रेनर, आज भी मेरा एक ट्रेनिंग सेशन था, वो मैं कराने गया, तो मेरी रूटीन ये होती है कि मैं सिर्फ बोर्ड के साथ चिपक के नहीं पढ़ाता, ट्रेनिंग भी कराता हूँ टीचर से। आज राउंड अबाउट 70 टीचर्स थे मेरी क्लास में, और मैं वो बिल्कुल बैक वॉल के साथ जाके भी बोलता रहूँ, ठीक है, फ्रंट वॉल को छोड़ के वो पीछे वाली दीवार के साथ। और मैं जब पीछे जाता था तो जो हमारे टीचर मोबाइल खोल के बैठे होते थे, उनको बड़ी तकलीफ़ होती थी कि ये मुसीबत हमारे गले क्यों पड़ गई है, ये आगे उधर खड़ा होकर पढ़ाए। तो ये वो चीज़ फैक्टर होते हैं। ये लास्ट लाइन, सर आपकी आवाज हाँ, नहीं आ मैं ये बता रहा था कि आज मैं ट्रेनिंग पे था, तो मैंने ना वहाँ पे ये स्ट्रेटजी अपनाई जो लास्ट लाइन में लिखी हुई है यहाँ पे, कि क्लास के अंदर मैं बोर्ड के साथ चिपक के नहीं पढ़ाता, मैं क्लास में रेंडमली मूव करता हूँ, कभी दाएं कभी बाएं कभी बैक पे। तो उसकी वजह ये होती है कि जो पीछे वाले बच्चे होते हैं ना, अगर आप सामने खड़े होकर पढ़ाते रहेंगे तो वो 5-10 मिनट के लिए तो शायद आपको सुने, उसके बाद नहीं सुनेंगे। तो इसलिए लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि मूव अराउंड द क्लासरूम, ये भी एक टेक्निक होती है, ठीक है। इसके साथ साथ हम कोई एड्स यूज़ कर लें, विजुअल एड्स, कोई पिक्चर चार्ट्स मैप, ठीक है, कोई क्वेश्चन ऐसा बना दें। तो ये वो चीज़ें होती हैं कि जो कि हम जो है ना वो यूज़ करके उन तमाम बच्चों को जो बैक बेंचर्स होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही। सकते हैं। ठीक हो गया जी, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। सर आपकी नहीं आई, मैं क्या कहा नहीं समझ आई। सर आपकी आवाज नहीं है, कुछ भी समझ नहीं आया, सुनने में कुछ भी नहीं आया। अब आ रही है आवाज़? अब आ रही है, लेकिन जी पिछला सर जो अभी आ रही। मैं ये कह रहा था कि जो पॉइंट्स आप सब ने बताए हैं ना, वही पॉइंट्स यहाँ पे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमने कहा कि क्लास को ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, ग्रुप में हम क्लास के एक्टिव लाइक फाइक बच्चों को लीडर बना देंगे, ठीक है। इसी तरह क्लास में जो टीचिंग मेथड है वो एक इंटरेक्टिव होंगे, जिसमें बच्चा भी इन्वॉल्व होगा। ये कोई क्वेश्चनिंग हो सकती है, ये कोई क्लास वर्क हो सकता है, कोई ग्रुप वर्क हो सकता है, कोई एक्टिविटी हो सकती है, ठीक है। जैसे थिंक पेयर शेयर ये हम पढ़ेंगे कि दो दो के पेयर बना लेंगे, एक बच्चा सवाल करेगा, दूसरा सोच के जवाब देगा, फिर पहला जो है वो दूसरा बच्चा सवाल करेगा, पहले वाला सोच के जवाब देगा। तो इस तरह हर बच्चा जो है ना वो इन्वॉल्व हो रहा होगा। इस तरह की एक्टिविटीज़, कोई क्विज़ ले लेंगे। अच्छा, आगे ही हमने बात की है कि टीचर सिर्फ बोर्ड के साथ चिपक के नहीं खड़ा होगा, वो बल्कि क्लास में रैंडमली मूव भी करेगा, ताकि वो जो बैक बेंचर्स हैं वो जब उनके पास खड़ा होकर उनको पढ़ाएगा, तो उससे फिर ये होगा कि वो भी अट्रैक्ट होंगे, वो भी लर्निंग में इन्वॉल्व होंगे। सर आवाज बंद होगी सर आपकी। तो वो भी लर्निंग में इन्वॉल्व होंगे, ख़ास तौर पे जब टीचर बैक साइड पे जाके बच्चों को पढ़ाएगा। उन बच्चों को जो बिल्कुल बैक बेंचर्स हैं, जो इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे, तो उनके साथ जब वो जाके इंटरेक्ट करेगा, सवाल जवाब करेगा, तो वो भी इन्वॉल्व होंगे। अब क्लियर हुआ जी? यानी ये सारे वही पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं, जो आपने बताए हैं। एक और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, वो ये है कि अ टीचर इज़ कंडक्टिंग अ साइंस लेसन इन अ रूरल स्कूल बट देयर आर नो लैब फैसिलिटीज़ और मल्टीमीडिया रिसोर्सेज अवेलेबल। आवाज़ आ रही है? अब आना सर चाहिए, आपकी आवाज बहुत क्लियर ज्यादा नहीं आ अभी रही। आ रही है, वो जो आपने स्टार्ट किया था। जी, अब आ रही है आवाज़ मेरी?
आवाज़ आ रही है मेरी जी? जी अब आ हाँ रही है। जी सर, अभी आ रही है सर। क्लियर है अब? अच्छा, मैं ये बात कर रहा था, ये एक और सिनेरियो है कि टीचर इज़ कंडक्टिंग ए साइंस लेसन इन अ रूरल स्कूल। एक देहात का स्कूल है। माइक प्लीज़ ऑफ कर दें। सर आवाज आ रही? माइक प्लीज़ अपने ऑफ कर दें। जी आवाज़ आ रही है अब? माइक प्लीज़ ऑफ कर दें। लेकिन जैसे ना बार बार सभी बोल रहे हैं तो बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस भी हो रही है और फिर जो पढ़ाई का फ्लो है ना वो भी खराब हो रहा है। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज माइंड नहीं कीजिएगा। कोई एक बंदा आप में से कोई भी वॉइस में से एक्टिव हो जाए, वो मे बी स्क्रीन का इश्यू, तो सर को डायरेक्ट मैसेज कर ले। इज दैट फाइन? चलें ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, जो प्रीवियस क्वेश्चन जहाँ पे थोड़ा सा आवाज़ का इशू था, मैं उसको भी रिपीट कर देता हूँ कि हमने ये क्वेश्चन लिया कि 65 स्टूडेंट हैं, बैक बेंचर्स अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे, टीचर क्या स्ट्रेटजी अपनाएगा। तो इस पे जो सजेशन आप लोगों की आई, एक जो था कि लेक्चर मेथड वाला, मैंने उसको रिफ्यूज़ किया, बाकी सब एक्सेप्टेड हैं। तो अब उसमें वही हम ग्रुप बना लेंगे, एक लीडर बना लेंगे, उसमें इंटरेक्टिव टेक्निक्स यूज़ करेंगे, जैसे क्वेश्चनिंग है, थिंक पेयर शेयर है। ठीक है, क्लास में टीचर रैंडमली बैक एंड तक मूव करके जाएगा, ताकि वो बच्चे जो फोकस नहीं कर पा रहे, जब टीचर उनके बिल्कुल साथ मूव कर रहा होगा तो वो भी अट्रैक्ट हो जाएंगे उस वक्त, वो भी क्लास में इंटरेक्टिवली जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो ये पिछले क्वेश्चन पे जो बार बार आवाज़ का इशू था, मैंने उसको रिवाइज़ किया। अब अगला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है कि टीचर पढ़ाना चाहता है साइंस का सब्जेक्ट, लेकिन देहात का स्कूल है जहाँ पे रिसोर्सेज हैं ही नहीं। आपको मेरे से ज़्यादा बेहतर पता है कि हमारे रूरल सिंध में जो स्कूल्स हैं तो वो उनकी क्या पोजीशन है, इवन बिल्डिंग भी नहीं है। तो उन एरिया में वो पढ़ाना चाहता है, वहाँ पे कोई लैब फैसिलिटी कुछ भी नहीं है। तो टीचर कौन सी ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स यूज़ करेगा ताकि वो साइंस की जो SLOs हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं, वो इफ़ेक्टिवली अचीव कर सके या लर्निंग को मीनिंगफुल बना सके, प्रैक्टिकल बना सके। जी क्या करेंगे आप? जी शाबाश। सर वीडियोस यूज कर सकते हैं, हम मॉडल्स बना सकते हैं, हम वीडियोस चार्ट्स बना कैसे यूज़ सकते हैं, करेंगे? ना बुक्स के थ्रू, कंप्यूटर पिक्चर्स है, के थ्रू। ना कंप्यूटर है, ना कंप्यूटर लैब है, ना सर मल्टीमीडिया है। सर मेरे तो साथ सब ये कुछ मसला है साइंस सर, में मैं होता अपने है आई थिंक। लैपटॉप में वीडियोस डाउनलोड करके वो लेके जाती हूँ, बच्चों के हाँ पास यस, उनको दिखा रही होती हूँ। ओके। जी जी सर, मेरे और साथ ये मसला है। ठीक है, और आर्ट पेपर सर के मैं जो जरिए मोबाइल पर मोबाइल भी पेपर यूज़ हम ले कर सकते सकते सर हैं, हम हैं। बिल्कुल। इन्वायरमेंट और से चीजों के जरिए सिखाएंगे, एनवायरमेंट में जो चीजें होंगी उससे टर्न करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, इसको हम कहते हैं लो कॉस्ट नो कॉस्ट मटेरियल। ठीक सर है, CRL करंट रिलेटिव लोकल जो भी अवेलेबल होगा, चार्ट पेपर्स, डायग्राम्स, बच्चों को कोई एक्टिविटी सजेस्ट कर दी वो हम करवा सकते हैं। हम इसको कह सकते हैं इजीली अवेलेबल मटेरियल या लो कॉस्ट नो कॉस्ट लोकल मटेरियल। तो यस, जो अभी आपने सजेशंस दी कि हम जो है वो पर्सनल कोई रिसोर्सेज हैं, अगर वो अवेलेबल हैं, साफ है लैपटॉप भी हर टीचर के पास नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी के पास है तो बहुत अच्छी बात है, वो कर सकता है। मोबाइल एटलीस्ट सबके पास होता है, तो टीचर जो है लोकल, अब ये मोबाइल अगर आपका पर्सनल है, लैपटॉप है, तो ये आपके उसमें लोकल मटेरियल में आ जाएगा। ठीक है, अ टीचर कैन यूज़ लोकल मटेरियल, बॉटल्स, वाटर, स्टोन्स, लीव्स, या यूज़ जो है वो पेपर है या कोई प्लास्टिक है, जो यूज्ड होती हैं चीज़ें, वो यूज़ कर लेगा। अच्छा, इसी तरह ड्राइंग से, डायग्राम से, बोर्ड के ज़रिए से टीचर पढ़ा या समझा लेगा। ठीक है, रोल प्ले, ड्राइंग, डायग्राम ऑन द बोर्ड कैन स्टिमुलेट द एक्सपेरिमेंट्स। स्टूडेंट कैन बी इनकरेज टू ब्रिंग सिंपल हाउस होल्ड आइटम्स। बच्चे भी घर से सिंपल, अगर कोई बच्चा जो इजीली ला सकता है तो हम उनको भी इनकरेज करेंगे। स्टूडेंट कैन बी इनकरेज टू ब्रिंग सिंपल हाउस होल्ड आइटम फॉर हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़। दिस बिल्ड अंडरस्टैंडिंग विदाउट नीडिंग द एक्सपेंसिव लैब इक्विपमेंट्स। तो ये जो है वो हमारे लैब इक्विपमेंट्स का ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं उस एनवायरनमेंट में जहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो रेडिली अवेलेबल मटेरियल नहीं है तो हम खुद से रेडी कर लेंगे उनको। ठीक है,
तो अब जैसे मिसाल के तौर पर सिंपल सी चीज़ है कि हमने वाटर फिल्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट करवाना है बच्चों को, पानी साफ़ करने का तजर्बा। अब हमारे पास वो सारे साइंस इक्विपमेंट्स नहीं होंगे, लेकिन हमारे पास वो जाली, लोहे की जाली जो चाय छनने के लिए भी इस्तेमाल होती है, हम घर से वो भी ला सकते हैं। उसी के अंदर फ़िल्टर पेपर अगर हमारे पास कहीं से अरेंज करके वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। वो नहीं मिलता, ना मिले, हम उसके अंदर सैंड और उसके अंदर स्टोन्स डाल के, ठीक है, नीचे कोई और बर्तन रख के, कोई बॉटल रख के हम उसमें ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये इस तरह के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आपको पेपर में एक आध दिया जाता है, वो भी आपने सिनेरियो के अकॉर्डिंग जो है वो आंसर करना होता है। अब ये मुख्तलिफ़ कैटेगरीज थी हमारी CRQs की जो हमने देखी। अब हम बात करेंगे उनकी प्रैक्टिस की। तो एक सवाल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो कि कल के आपके लेक्चर से था कि CRQs फॉर्मेटिव और सबमेटिव असेसमेंट क्या होते हैं, कौन से इनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वुड यू डिज़ाइन learning by doing method of Johan Davy in a limited resources to support learners in their learning। अब आप में से कोई बता सकता है कि एक्टिविटी मेथड या लर्निंग बाय डूइंग मेथड क्या होता है? ये सवाल आपके उसमें था, पिछले पेपर में भी आया है जी। कोई आवाज़ आ रही है मेरी? Sir, I need to say something. जी 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 आ रही है। जी बोलें। लर्निंग बाय डूइंग मेथड जॉन डेवी का ये है कि फॉर एग्जांपल हम लोग क्लासरूम में हैं या क्लासरूम के बाहर बैठे हुए हैं और हमें कोई चीज़ मेजर करनी है, फॉर एग्जांपल मैथ्स का कोई इशू है, कुछ चीज़ मेजर करनी है, जैसे कि पानी का वॉल्यूम मेजर करना है, सिंपल, ठीक है। तो हम उसको कैसे बच्चों को बताएंगे कि वॉल्यूम क्या होता है, कैसे उसको मेजर करेंगे? तो सिंपल हम लोग कोई भी ऐसा ग्लास जो इजीली अवेलेबल है घर में, या ऐसा कोई कंटेनर जिसमें पानी आ जाता है, ठीक है, फिर उस हिसाब से उस तरीके से बच्चे को या स्टूडेंट्स को डेमो देकर कि अभी ग्लास में पानी पोर करना है, उसके बाद उसका जो है वॉल्यूम कैसे मेजर करना है, तो उसको कहते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग मेथड। आप रोटी बना लेती है? जी जी। अच्छा, इसी को एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेती हैं। आपकी अम्मी ने आपको रोटी बनाना सिखाई, इसमें दो तरीके इख्तियार कीजिए। एक ये है कि बेटा हाजरा ये देखो कि मैं जो है वो रोटी बना रही हूँ, रोटी ऐसे बनती। एक ये तरीका। एक ये है कि वो कहें कि बेटा आप बनाओ, मैं देख रही हूँ। इनमें से कौन सी एक्टिविटी होगी? आप बनाओ। सर बनाओ, मैं दूसरी देख रही हूँ। बेटा आप बनाओ, मैं देख रही हूँ। अब साफ ज़रा कि हाजरा पहले दिन वो परफेक्ट गोल रोटी नहीं बनाएंगी, उसमें थोड़ी बहुत ऊंच नीच होगी, दूसरे दिन कम हो जाएगी। तो एक्टिविटी का मतलब यही होता है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस। बच्चा जो चीज़ हमने उसको समझाने सिखानी है उसी के हाथ से करवाएंगे हम। मिसाल के तौर पर आप इंग्लिश के टेंसेस उसको पढ़ा रहे हैं, उर्दू की इंग्लिश की मैथ की एडिशन पढ़ा रहे हैं, उर्दू की रीडिंग करा रहे हैं, ठीक है, साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं, तो एवरीथिंग इज़ डन बाय अ चाइल्ड। हर वो काम जो हमने बच्चे को समझाना है वो कौन करेगा? बच्चा खुद करेगा। दैट इज़ लर्निंग बाय डूइंग मेथड, ठीक है जी। अब बात सवाल ये तो है, जो कि हमने अभी पढ़ा नहीं था इसलिए मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी आपको। सवाल ये नहीं था कि लर्निंग बाय डूइंग क्या होता है, सवाल ये है लिमिटेड रिसोर्सेज है। क्या मतलब है कि दस्तयाब वसाइल कम है या ना होने के बराबर है, तो फिर आप लर्निंग बाय डूइंग, भाई लर्निंग बाय डूइंग में हमें कौन सा कोई वो चाहिए, कोई कंप्यूटर चाहिए या कौन सा हमें कोई मल्टीमीडिया चाहिए? लर्निंग बाय डूइंग तो हम बोर्ड के ऊपर बच्चे को करवा लेंगे ना जी। अब आप सजेशन दें कैसे करवा सकते हैं हम लर्निंग बाय डूइंग जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं है? जी शाबाश। आवाज नहीं आ रही जी, कैसे करवाएंगे जी बहुत लर्निंग हो बाय गया अभी। डूइंग लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे करवाएंगे? सर उसमें हम वेस्ट मटेरियल या ना चीप मटेरियल यूज करते हैं। अगर हमारे हाँ, पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमें और एडिशन करनी है, तो हम स्पून भी यूज कर सकते हैं, पेपर यूज कर सकते हैं, बुक कॉपी पेंसिल इनको यूज करते हुए उनको करवा सकते हैं। और कोई शाबाश जी। और अब जैसे देखें ना, हमने एडिशन पढ़ानी है, क्लास 3 है हमारे पास, हमने उन बच्चों को एडिशन पढ़ानी है। हम जब पेबल्स यानी स्टोन्स उनको कहेंगे कि बच्चे स्टोन्स कलेक्ट कर ले, हम सिंपल लीव्स, स्कूलों में पौधे तो होते ही हैं, हम उनके लीव्स लेकर आएंगे, ठीक है। इवन पेंसिल्स होंगी बच्चों के पास, नोट होंगे,
नोट्स, रुपीज़ नोट्स होंगे, हम वो ले लेंगे, ठीक है। मटेरियल से जो भी इजीली अवेलेबल मटेरियल है, लो कॉस्ट नो कॉस्ट, सर हम वो। आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज़ का इशू सब लोगों को है जी? आवाज़ आ रही है मेरी? था कि हमने बच्चों को एडिशन पढ़ानी है, सपोज कर रहे हैं हम। अब उसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए? हमें जी, हम कोई लीव्स या स्टोन्स, उसी स्कूल के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी, छोटी छोटी कंकरियाँ, पेबल्स, स्टोन्स, इसी तरह प्लांट्स के लीव्स हम कलेक्ट कर लेंगे, हम बच्चों को वो सिखाएंगे। हमने मेजरमेंट सिखानी है, छोटे बड़े लीव्स, उन्हीं को हम यूज़ कर लेंगे। हमने मेजरमेंट सिखानी है, हम डेस्क या टेबल की लेंथ को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमने बच्चों के अंदर जो है ना, जो भी टॉपिक हमने कराना ना, वो चूँकि हमने कहा है कि हमने बच्चों को उनके हाथों से करवाना है, हम लिखना उनको सिखा देंगे, हम पढ़ना, हमने कोई रीडिंग एक्टिविटी है तो हम हर बच्चे को पेयर की शक्ल में, ग्रुप की शक्ल में, इंडिविजुअली उससे रीडिंग सुनना शुरू कर देंगे। तो लर्निंग बाय डूइंग से मुराद जो भी हमारा SLO है वो हमने बच्चे से ही करवाना है। तो इसके लिए ये है कि जो इजीली अवेलेबल मटेरियल हमारे पास होगा, लो कॉस्ट नो कॉस्ट, वेस्ट मटेरियल, यूज्ड मटेरियल, हम उसी को यूज़ करके बच्चों को जो है वो क्या करेंगे, बच्चों से वो टास्क कंप्लीट करवा लेंगे। क्लियर जी ये क्वेश्चन? कोई कन्फ्यूजन किसी को? जी क्लियर हुआ जी ये सवाल? आवाज़ आ रही है जी अब? होगी तो बहुत तेज आवाज आ रही है। अब आ रही है जी आवाज़? जी प्लीज़ बताइएगा ज़रा। नेटवर्क का शायद आज मेरे पास इशू चल रहा है, तो कल तो ये नहीं था, अल्लाह करेगा सर अब आप नहीं होगा। वाईफाई यूज कर रहे हैं, डेटा यूज कर रहे हैं? बस मैं सब कुछ ट्राई करता हूँ, जब नेटवर्क काम ना कर रहा हो तो कोई भी नहीं करता, लेकिन अब इंशाल्लाह होपफुली के सेट होगा काम। मैं इस वक्त डाटा यूज़ कर रहा हूँ, वाईफाई तो नहीं सपोर्ट कर रहा। अच्छा चलें, लर्निंग बाय डूइंग क्लियर हो गया जी, आगे चलें। चले अब अगला क्वेश्चन देखें। हाउ डू लर्निंग स्टाइल हेल्प अ टीचर टू अंडरस्टैंड द लर्निंग वेरिएशन अमंग स्टूडेंट्स एंड डिज़ाइन इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी। अब देखिए सवाल है कि डिफरेंट लर्निंग स्टाइल किसको कहते हैं, पहले तो ये समझे। हर एक बच्चे का सीखने का अंदाज़ मुख्तलिफ है। कुछ बच्चे जो है वो काम को खुद करके सीखते हैं, कुछ सुन के अच्छा सीखते हैं, कुछ देख के, कुछ पढ़ के, कुछ लिख के याद करते हैं, फिर लिखते हैं, ठीक है। तो हर एक बच्चे का स्टाइल डिफरेंट होता है। अब उस्ताद को पता हो ना कि ये बच्चा इस तरीके से बेहतर सीखता है, ये इस तरीके से, ये बात पूछी जा रही है कि हाउ डू लर्निंग स्टाइल हेल्प अ टीचर टू अंडरस्टैंड लर्निंग वेरिएशन, के मुख्तलिफ वेरिएशन में मतलब एक तरीके से सीखता है, दूसरा दूसरे तरीके से, तीसरा तीसरे तरीके से, ठीक है। तो इन बुनियाद पे टीचर एक इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी कैसे बनाएगा? तो इसका जवाब क्या हो सकता है जी? सबसे पहले तो 4 लर्निंग स्टाइल होते हैं। कितने स्टाइल होते हैं जी? 4, ठीक है। पहला स्टाइल होता है सीइंग, यानी विजुअल लर्नर्स। ये वो बच्चे होते हैं जो देख के चीज़ें जल्दी पिक कर जाते हैं। हम नर्सरी में, केजी में छोटे बच्चों को ABC अल्फ़ाबेट सिखाते हैं ना, तो 7 शेप्स लगाई जाती हैं, एप्पल की, बनाना की, गोट की, ठीक है। तो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। तो वो बेसिकली बच्चा जो है वो वर्ड से ज़्यादा उस पिक्चर की तरफ अट्रैक्ट होता है। ऐसे होता है कि नहीं होता जी? विजुअल्स की तरफ होता है ना बच्चा अट्रैक्ट। तो हम कहते हैं कि ये विजुअल लर्नर हैं। ये कुदरती बात है कि अगर मैं ये अपनी स्लाइड सिर्फ ब्लैक कलर में फॉन्ट्स में रखता तो आपको ये इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट ना करती, अट्रैक्टिव ना लगती। क्या मैं ये बात ठीक कह रहा हूँ? जो कल हमने मुख्तलिफ पिक्चर्स भी ऐड की हुई थी, आज तो चूँकि सिंपल हम क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे हैं समझने के लिए कि सवाल किस तरह के आ सकते हैं और आपने कैसे उनको आंसर करना होता है। तो नेक्स्ट हमारे जो बाकी लेक्चर होंगे उसमें बाकायदा हर लेक्चर में हर स्लाइड पे पिक्चर्स भी मैंने ऐड किए हैं डिफरेंट कलर की। उसकी वजह क्या है? ताकि चीज़ जल्दी बंदा पिक कर जाए। तो ये विजुअल लर्नर्स होते हैं। दूसरे होते हैं ऑडिटरी।
अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो इस वक्त किचन में काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हेडफोन लगाए और मोबाइल साइड पे पड़ा है, वो सिर्फ मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। ऐसे भी होंगे, वो भी सीख रहे हैं चीज़। कुछ ऐसे होते हैं जो लर्निंग बाय डूइंग वाले होते हैं, यानी अपने हाथ से काम करते हैं, एक्टिविटी वाले। कुछ ऐसे होते हैं जो रीडिंग राइटिंग से करते हैं, यानी रीड करते हैं फिर उसको लिखते हैं तभी उनको याद होता है। अब ये हैं डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। टीचर को पता है कि मेरी कुछ बच्चे विजुअल्स हैं, कुछ रीडिंग राइटिंग है, कुछ कैनेस्थेटिक यानी एक्टिविटी से सीखने वाले हैं, कुछ ऑडिटरी हैं, और कुछ ऐसे हैं जो इन सब का ब्लेंड है, सारी चीज़ों से वो थोड़ा बहुत सीखते हैं। तो इस तरह से फिर क्या होगा कि वो टीचर मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें हैं, कभी वो विजुअल्स यानी पिक्चर्स, चार्ट्स, मैप्स ऐड कर रहा होगा, कभी वो स्टोरी सुना रहा होगा, कभी कोई रीडिंग टास्क दे रहा होगा, कभी कोई उनको लिखने वाला टास्क दे रहा होगा, कभी वो एक्टिविटी करवा रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि टीचर इन चारों चीज़ों को, विजुअल्स को, एड्स को यूज़ करेगा, अच्छा रीडिंग टास्क देगा, राइटिंग टास्क देगा, ख़ुद से बोलेगा, बच्चों से एक्टिविटी करवाएगा, ये सारी चीज़ें वो करवाएगा। क्यों? इससे क्या होगा कि इससे सारे के सारे बच्चे लर्निंग के अंदर इंगेज होंगे। मिसाल के तौर पर मैं आया, हाथ बांधे और सारा लेक्चर ज़ुबानी सुना दिया, ठीक है, मैं ये एक पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन, मैं आया, मैं बोलता भी रहा, बोर्ड पे लिखता रहा, दो चीज़ें हो गई। फिर मैं आया, मैं बोलता रहा, बोर्ड पे लिखता रहा, साथ में चार्ट्स मैप्स भी दिखाता रहा। चौथा ऑप्शन, मैं आया, बोलता रहा, बोर्ड पे लिखता रहा, चार्ट्स मैप्स भी दिखाता रहा और एक्टिविटी भी करवाता रहा। पांचवा ऑप्शन, मैं आया, बोलता रहा, बोर्ड पे लिखता रहा, चार्ट्स मैप भी दिखाए, एक्टिविटीज़ भी कराई और बच्चे को लिखने का टास्क भी दिया। ठीक है जी। अब ये देखें कि कौन सी मेरी स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट रहेगी जी। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 या 5, किससे लर्निंग मैक्सिमाइज होगी बच्चों की? जी सवाल है आपसे जी, शाबाश। कोई बताना चाहे? आवाज़ आ रही है मेरी? जी प्लीज, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप सब तक? 5 सर, 5 वाली सर। यस, 5 वाली। तो यही बात यहाँ पे पूछी गई थी कि वो कौन सी स्ट्रेटजी होगी कि टीचर क्या करेगा। टीचर इस तरह, जैसे मैंने अपनी एग्जांपल दी, आप भी बतौर टीचर ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे ताकि हर तरह का बच्चा हमारे उस जो सवाल है उस तक पहुँच जाए, हर तरह के लर्निंग स्टाइल भी एड्रेस हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है जी लास्ट क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, डिफाइन ब्लेंडेड लर्निंग, हाउ इज़ इट मोर बेनिफिशियल फ्रॉम ट्रेडिशनल टीचिंग। ठीक है, सवाल है ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है। सबसे पहले ब्लेंडेड लर्निंग किसको कहते हैं? अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना यहाँ पे, तो जिस रूम में बैठा हूँ, सपोज करें यहाँ पे भी 20-25 लोग बैठे मुझे सुन रहे हैं, और आप लोग जो है वो सारे के सारे ऑनलाइन वहाँ बैठे मुझे सुन रहे हैं। तो इसको कहते हैं ब्लेंडेड लर्निंग, यानी ऐसी लर्निंग जिसमें फिजिकल प्लस ऑनलाइन दोनों तरह की लर्निंग सेम टाइम में हो रही हो, तो इसको ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। ठीक है। अब ये ट्रेडिशनल से कैसे बेनिफिशियल है? ट्रेडिशनल में टीचर जो है ना वो कम रिसोर्सेज यूज़ कर सकता है, इसमें एक तो टाइम इफ़ेक्टिवली यूज़ करेगा ऑनलाइन के अंदर। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि इसमें वो मल्टीपल मीडिया दिखा सकता है, पिक्चर्स, विजुअल्स, मैप्स को। अच्छा, तीसरी चीज़ है कि वो किसी भी जगह से अपनी क्लास को के लिए एक्सेसिबल हो सकता है, कोई एक सेम वेन्यू स्पेसिफाई नहीं करता वो। जहाँ पे जैसे मैं यहाँ पंजाब में बखर में बैठा हूँ, आप लोग सिंध में इस वक्त स्कैटर्ड एरियाज से मौजूद हैं, मेरे साथ लिंक्ड हैं, तो ये ऑनलाइन लर्निंग है हमारी। तो अगर आप सबको इकट्ठा करना चाहूँ कि फ़लाँ जगह कराची, हैदराबाद, सक्कर, सांगड़, किसी एक जगह हम इकट्ठे होना चाहते हैं तो कितना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो हम इसलिए कहते हैं कि जो ब्लेंडेड लर्निंग है ये फिज़िकल और ऑनलाइन दोनों का कम्बिनेशन है, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है ट्रेडिशनल टीचिंग से, फ़िज़िकल टीचिंग से। इसकी ये वजूहत थी जो मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, कि इसमें फिज़िकल और ऑनलाइन दोनों का मिक्सचर है, इसमें वैरायटी ऑफ वे से टीचर बच्चों को पढ़ाता है, बच्चों की नीड को देख लेता है, और उसमें वीडियोस को, क्विज़ेस को, ठीक है, एग्जांपल्स को, टेक्स्ट को, ऑडियो को, सारे रिसोर्सेज वो इसमें यूज़ कर लेता है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं कि इस वजह से हम कहते हैं कि ब्लेंडेड लर्निंग ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अब देखें, ये मुख्तलिफ क्वेश्चन से, ये आपने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा आज के ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है, ये जस्ट एक सवाल था और उसका मैंने आपको आंसर दिए। मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ कि अब ये आप आखिर पे एक्सरसाइज भी मैंने आपको भेजी है, ये आपने सवाल ख़ुद से करने हैं।
ठीक है। अब मैं एक मिसाल जो समझाना चाह रहा था वो ये थी कि हमारा जो मकसद है ना जी, हमने क्या करना है, मैं आपको एक और स्लाइड दिखाता हूँ कि हमने इन सारी क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज पहले पढ़ना है। हम ये देखेंगे कि एक मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ, अभी ये क्लासरूम मैनेजमेंट का एक टॉपिक है। हम देखेंगे, स्लाइड नज़र आ रही है क्लासरूम मैनेजमेंट वाली जी? जी जी सर। अब इसमें अगर आप देखें तो इस तरह ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, क्लासरूम मैनेजमेंट की। हमने इस तरह हर टॉपिक को पढ़ना है। ये जितने क्वेश्चन थे किसी एक टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया ये। अब जैसे देखें, ये सबसे पहले बिहेवियरिज्म थ्योरी है, इसका क्लासरूम मैनेजमेंट के साथ क्या लिंक है। तो इस तरह के नोट्स हमने बनाए हैं, ये नोट्स आपको हम पढ़ाएंगे, समझाएंगे, प्रोवाइड भी यही वाले नोट्स करेंगे, ठीक है। तो इसमें फिर हम अब देखें ना, वो जो हमने 2-3 लाइनों के अंदर आंसर किया उसको हम 3 से 4 स्लाइड्स में यहाँ पे पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है, ताकि उसके मुकम्मल कॉन्सेप्ट हमें आ जाए। तो ये हमारे सेशन की जो है वो तरतीब होगी। जैसे आज और कल हमारा लाइव सेशन हुआ, उसकी रिकॉर्डिंग आपको कल भी दी गई, आज भी इंशाल्लाह ताला दी जाएगी। इस तरह नेक्स्ट भी आपका, जब तक ये सेशन जो है हमारा राउंड अबाउट 45 से 50 डेज़ का सेशन होगा, और इसमें जो है वो तकरीबन 25 से 27 हमारे लेक्चर होंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये सारे जो है जो भी लेक्चर हमारे हैं, और इसमें मंडे से फ्राइडे तक हमारे सेशन होंगे, लाइव लेक्चर्स, उनकी रिकॉर्डिंग दी जाएगी। सैटरडे संडे हम ऑफ रखेंगे। CRQs जो भी आपको देंगे उनका सोल्यूशन भी हम आपको साथ भी प्रोवाइड करेंगे, और चैप्टर के एंड पे हर CRQ का जो है वो हम टेस्ट भी लेंगे, ठीक है। हर वीक के CRQs का टेस्ट भी होगा, वो भी आपका इंशाल्लाह ताला होगा, और आपने वो भी अटैम्प्ट करना होगा, और उस पर आपको फीडबैक भी दिया जाएगा। बाकी सेशन हम इंशाल्लाह ताला आपको ग्रुप में बता देंगे कि रेगुलर सेशन कितने डेज़ के गैप के साथ जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। होपफुली हम 10 से इंशाल्लाह ताला रेगुलर सेशन अपना स्टार्ट कर देंगे। तो आप में से जो भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता हो, आपको ग्रुप में एडमिन का मैसेज आ जाएगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। जो भी प्रोसेस है वो आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है कल के लेक्चर के हवाले से, आज के लेक्चर के हवाले से, जनरली सेशन के हवाले से, तो पूछ सकता है जी प्लीज़। जो आपने एक्सरसाइज दी इसमें है सर वो हमें होमवर्क हाँ जी, एक्सरसाइज आपको बतौर होमवर्क दी गई है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी प्लीज़। क्या वो सर ब्लेंडर इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था? आपका सेशन 10 से स्टार्ट हो रहा है? आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर देंगे, डिस्कस करके। होपफुली 10 से रेगुलर सेशन स्टार्ट होगा, यस इंशाल्लाह जी। सर बिना ब्लेंडर रनिंग को हम है ना बिना टाइम कंज्यूमिंग रनिंग कह सकते हैं एडवांटेज में? क्या क्या कह एडवांटेज सकते हैं? जिसके टाइम कंज्यूमिंग है सर, ब्लेंडर रनिंग की जो एडवांटेजेस हैं उसमें हम ये कह सकते हैं ये टाइम कंज्यूमिंग है? नहीं, ब्लेंडेड तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। अब जैसे देखें ना, मेरे पास आके यहाँ आपको पढ़ना होता है ट्रेडिशनल टीचिंग में, वो टाइम कंज्यूमिंग है, या अपने घर में अपने किचन में बैठ के, अपने बेडरूम में बेड पे, सोफे या चेयर के ऊपर बैठ के आप मुझे सुन रहे हैं, कौन सा ज़्यादा लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा जी? ऑब्वियसली ब्लेंडेड लेस टाइम कंज्यूमिंग है ना सर जी। जो डायरेक्ट सुन रहे वो लेस टाइम कंज्यूमिंग कहना था। हाँ यस, यस लेस थैंक टाइम यू अगर सर। कह रही हैं तो फिर सर ठीक। आपका जी सर लेस टाइम। सर और ये बात भी कि है ना कल आपका जो 10 बजे का लेक्चर है वो सुबह AM है या ये PM है? आपको ग्रुप में 10 बजे सुबह है, वो क्योंकि प्रीवियस हमारा एक सेशन है उसका है, तो वो फिर उधर ही मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा सारी डिटेल, वो यहाँ पे डिस्कस ना करें जी। और कोई सवाल आज के सेशन के हवाले से? सर जो ये CRQs आपने क्वेश्चंस स्क्रीन पे शो किए, ये क्या होमवर्क है? ये एक चैप्टर के एंड पे दिए गए थे। जो होमवर्क वाले हैं वो आपको ग्रुप में इसी आपके जो नोट्स भेजे गए हैं सेकंड डेमो के, उसके एंड पे गिवन है, वो आपने करने हैं। 3 क्वेश्चन है एज अ होमवर्क, प्रैक्टिस करें, उस पर पता चले आपको कि कितना कुछ आप कर सकते हैं। सिंपल से ही है 3 जी। ये चैप्टर में दिखा रहा था, नोट्स दिखा रहा था, तो इस चैप्टर के जो है वो CRQs हैं जो स्क्रीन पे अभी शो हो रहे थे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास में CRQ PDF में सेंड करने आपको।
PDF में अभी सेंड नहीं करने, ये डेमो था, रेगुलर सेशन में फिर इंशाल्लाह ताला आप करेंगे। ये फ़िलहाल आपकी प्रैक्टिस के लिए, इनको खुद प्रैक्टिस करें। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके क्लास में उसके बाद जी मैं ये पूछ यार कि उसका वेटेज एग्जाम में क्या होगा? 60% पैडागोजी के CRQs हैं, 40% आपका सब्जेक्ट नॉलेज है। क्लास में सर ये ड्यूरिंग क्लास चैट ऑन हो तो हम जो अपने सवाल है वहीं पे शेयर कर दिया करें, प्लीज में डिस्टर्बेंस ना हो। जी ड्यूरिंग क्लास अगर चैट बॉक्स ऑन हो तो बेहतर है कि हम अपने सवाल वहीं कर लिया करें, तो आप बीच में सब आवाज डिस्टर्ब ना करें। हाँ ये भी हो सकता है। चलें ये रेगुलर सेशन में ऑप्शन रखेंगे इंशाल्लाह कि जिसका सवाल होगा चैट बॉक्स में सेंड करता जाएगा, मैं आंसर करता जाऊंगा। नेक्स्ट जी। सर हमें ये पूछना था CRQ कि अटेम्प्ट करने का कोई स्पेसिफिक पैटर्न है? पैटर्न है, वो मैंने यही समझाया आपको कि सवाल की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, डिफाइन करें और एग्जांपल दें, ठीक है। एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स है, ज़्यादा डिटेल की कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ एजुकेशन ऑन आवर सोसाइटी। अब ये शॉर्ट नहीं है, मिसाल के तौर पर डिफाइन एजुकेशन, व्हाट आर इट्स टाइप्स, बड़ा सिंपल सा सवाल है, ठीक है, तो ये शॉर्ट है। लेकिन व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ एजुकेशन ऑन आवर सोसाइटी, ये पिछले मॉडल पेपर में क्वेश्चन था, तो अब ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, इस पे डिटेल आपको प्रोवाइड करनी है। बाकी आपका जब पहला टेस्ट हम लेंगे ना पहले वीक के एंड पे, तो उसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज के क्वेश्चन मैं जानबूझ के शामिल करता हूँ, फिर आप उसको आंसर करते हैं, साफ ज़ाहिर है। पहले मैं बताता हूँ, फिर आपको जो CRQs भेजे जाएंगे ना लेक्चर नोट्स के साथ, वही उसका फॉर्मेट है, वही पैटर्न, उसी को आपने फॉलो करना है। फिर मैं आपको जो है वो टेस्ट में क्वेश्चन दूंगा, आप मुझे वो आंसर शीट्स भेजेंगे, उनको जब मैं इवेलुएट करूंगा तो देन आपको बताऊंगा कि यहाँ पे इसमें ये मसला था, ये नहीं था। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलें ठीक है जी, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाएं जी, खुश रहें, आबाद रहें, बहुत सारी कामयाबियाँ समेटें और अच्छे टीचर बने, कल को दूसरों के लिए आप जो है एक रास्ता बने कामयाबी का, आगे बढ़ने का, और स्कैफोल्डिंग का रोल प्ले करते रहें अपनी लाइफ में, दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए, दूसरों की हेल्प स्कैफोल्डिंग की तरह आप करते रहें। अल्लाह ताला आप सबके हामी नासिर हों। सेशन की डिटेल आपको इंशाअल्लाह ताला हमारे एडमिन जो है वो ग्रुप में भेज देंगे इंशाअल्लाह ताला। आप सब से के साथ, क्योंकि बहुत से लोग शायद रेगुलर सेशन हमारा ज्वाइन ना भी करें, तो जो 2 दिन का इंटरेक्शन था बहुत अच्छा था और मैंने बहुत कुछ सीखा। ये सीखा कि आप माशाल्लाह, आप सिंध की मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है, आप सारे माशाल्लाह बड़े लाइक फाइक हैं, चीज़ें बहुत जल्दी अंडरस्टैंड करते हैं और एक्सप्रेसिव भी हैं, बोल भी सकते हैं, बता भी सकते हैं। और यकीनन अभी मैंने आपकी राइटिंग स्किल नहीं देखी, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप सारे अच्छा लिख भी लेते होंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाएं। जो रेगुलर सेशन ज्वाइन करेंगे तो इंशाअल्लाह उनसे मज़ीद जो है वो डिस्कशन हमारी ऑनलाइन होती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।